चलें जी, आज शुरू करते हैं। आज हमारे पास जो है टॉपिक हमारा है बेसिक लाइफ का अच्छा, हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स। मतलब रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव लॉज, ठीक है, और न्यूक्लियर की फीचर्स वगैरह, आइसोटोप्स वगैरह, ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है आज। आपसे एक पॉइंटर तो लोग कहते हैं अच्छा सा मिले थे। ये आपकी असाइनमेंट नंबर कौन सी बनेगी? आप असाइनमेंट नंबर 27 पे करें, 8 पे नहीं पहुंचे? अच्छा, असाइनमेंट नंबर 27 पक्की बात है। अच्छा, ये जिन्होंने आज ज्वाइन किया ना, तो उनको बता दूं कि ये बेसिकली हमारी ना दो स्लॉट चल रही हैं। एक फर्स्ट लेक्चर से हमने आना है 20 तक या 22 तक, टाइम हुआ तो आ जाएंगे, और दूसरा हमने 20 से ऑनवर्ड शुरू किया हुआ है। जो फिर आप लोगों के लेक्चर रह गए हैं तो वो मैं आपसे ग्रुप में रब्ता कर लूंगा या आपके व्हाट्सएप नंबर पे, तो फिर उसी एतबार से जो है उसको देख लेंगे। न्यूक्लियस जो है वो सबसे पहले तो जाहिर बात है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी कहाँ से हुई है? हमारे पास सबसे पहले वो जो क्या था, नहीं नहीं, रदरफोर्ड, वो जो था स्कैटरिंग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ऐसे था ना? रदरफोर्ड अल्फा अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर किए थे उसने, स्कैटरिंग है। अच्छा, इधर कोई जगह नहीं मिल रही है आपकी? बैठ जाओ, वहां बैठ सकते हो यार, हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इधर लिखो तो हो जाएगा। अच्छा, हाँ इधर बैठ जाओ, चेयर देख लो, बस साथ में चेंज कर लो। तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें बेसिकली ये था कि अगर हम ये कहें कि ज्यादा उसके जो पार्टिकल्स थे, अल्फा पार्टिकल्स, वो जो है वो उनका स्कैटरिंग एंगल कम था, और कम ऐसे पार्टिकल थे जिनका स्कैटरिंग एंगल क्या था, ज्यादा था। यानी बहुत थोड़े पार्टिकल थे, तो ज्यादा पार्टिकल्स का मतलब कम एंगल पर स्कैटर होना क्या बता रहा है कि न्यूक्लियस का ज्यादा जो पोर्शन है वो क्या है, वो एम्प्टी है। और थोड़े से पार्टिकल्स का ज्यादा एंगल पे स्कैटर होना, ये मेरा एक फार्मूला भी है कि एन जो है, ये एन बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटरिंग, और ये क्या है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो ये फार्मूला ये था कि एन इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर साइन रेज टू दी पावर 4 थीटा बाई 2। ये हमारे पास जो है, इसमें फिर जब पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब आते हैं तो जरा उधर न्यूक्लियस पे भी चार्ज है पॉजिटिव, और इधर अल्फा के ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, 2e जो है। तो इसमें एक कंसेप्ट ये भी है, डिस्टेंस ऑफ
closest approach, distance of closest approach। क्या होगा कि जब वो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस है उसमें अल्फा जो है ना इस तरफ जा रहा है, तो अल्फा के ऊपर चार्ज कितना है 2e, इसके ऊपर कितना चार्ज है z इंटू ई, z उसके क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या होगा कि हमारे पास अगर से उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है जो हमने दी है उसको अल्फा को, क्या होगी हाफ mv स्क्वायर या इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी दी है तो वो क्या बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी यानी 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी q1 q2 ओवर r स्क्वायर। तो q1 क्या है आपके पास ze इंटू क्या है 2e ओवर ये r नॉट। ये r नॉट है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कि वो मिनिमम कहां तक वो आ सकेगा अल्फा पार्टिकल। तो ये फिर आप फाइंड आउट नहीं आर आएगा यहाँ पे क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी फोर्स नहीं है। फोर्स में क्या होता है q1 q2 ओवर r स्क्वायर होता है, पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है q1 q2 ओवर r होता है। तो ये हाफ एम इसके काइनेटिक एनर्जी होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे जैसे करीब आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा इजाफा होगा, काइनेटिक क्या बनती जाएगी पोटेंशियल बनती जाएगी। यहाँ से अगर हम आर नॉट फाइंड आउट करें तो आर नॉट क्या हो जाएगा हमारे पास 2 2 आर 4 जेड ई स्क्वायर ओवर 4 तो 4 से क्या हो जाएगा कैसे नहीं हो जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा आर नॉट इधर आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी आई स्क्वायर है। ये 2 इससे बड़े 4 हो जाएगा ना, 4 4 से कैसे नहीं हो जाएगा। हाँ हाँ याद होता है, ये लिख सकते हैं अगर हमें काइनेटिक एनर्जी दी हुई हो तो फिर आप आर नॉट को ऐसे लिख सकते हैं कि आर नॉट क्या होगा जेड ई स्क्वायर ओवर क्या देगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये भी इसका फार्मूला बना, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब डिस्कवरी में क्या हुआ कि एक बहुत ही डेंस रीजन है न्यूक्लियस का जो कि एटम के जिसे हम एटम का मरकजा कहते हैं, ठीक है ना, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है। उससे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या अपना अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं वापस, ये वाले अल्फा पार्टिकल्स जिनका स्कैटरिंग एंगल क्या है ज्यादा है और उनकी तादाद क्या है कम है। मतलब अगर सेल में कह दूं कि ये वाला इतना एंगल, ये एंगल किस इतने पार्टिकल्स का होगा ना, तो पार्टिकल्स कम है और स्कैटरिंग एंगल क्या है ज्यादा है। और यहाँ पर क्या है कि एंगल कम है और ये ज्यादा पार्टिकल्स कम एंगल पे स्कैटर हुए और कम पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा एंगल पे स्कैटर हुए। तो एटम का ज्यादा पोर्शन क्या है बटी है और उसके दरमियान में क्या है न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस का जो रेडियस है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, रेडियस जो होता है ये बेसिकली चूंकि न्यूक्लियर डेंसिटी भी पॉइंट टू पॉइंट क्या होती है चेंज होती है। न्यूक्लियस खुद भी सेंटर के ऊपर मैक्सिमम डेंसिटी होती है और जैसे हम उसकी पेरिफेरी की तरफ जाते हैं तो वो डेंसिटी क्या होती जाती है डिक्रीज होती जाती है। तो ये जो हम रेडियस कहां तक लेंगे, ये बेसिकली हम लेते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस to the point where its density decreases to
डिक्रीजेस टू हाफ, ठीक है ना, डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ द डेंसिटी मैक्सिमम। जब डेंसिटी मैक्सिमम का हाफ होगी वहां तक हमने डिस्टेंस जो लेना है उसको क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। और उसका जो फार्मूला है R इज इक्वल टू क्या था, R नॉट A रेज़ टू द पावर 1/3। A क्या है उसका मैस नंबर है। देखिए न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस बेसिकली कोई भी एलिमेंट से है X, उसका न्यूक्लियस है, उसके ये Z होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये उसका एटॉमिक नंबर होगा, ये मैस नंबर होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, A माइनस D। तो A उसका क्या मैस नंबर है, R नॉट कांस्टेंट है, R नॉट की वैल्यू क्या है, R नॉट की वैल्यू है कि अगर से R नॉट किसके लिए कांस्टेंट है, मतलब अगर A को हम 1 रखें, A1 किस में है, हाइड्रोजन में, प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन का A1 है ना, 1 तो प्रोटीन के लिए R नॉट ये होता है 1 पॉइंट, किसी बुक में 1 भी लिखा हुआ है, किसी में 1.2 भी लिखा हुआ है फेम्टोमीटर, ठीक है, या 1.0 भी कह सकते हैं, चलो मैं 1 फेम्टोमीटर भी कह सकता हूँ इसको, यानी 1 इंटू 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -15 मीटर। और जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है, न्यूक्लियर रेडियस, उसकी जो रेंज है वो 1 फेम्टोमीटर टू 10 फेम्टोमीटर होती है। क्या होती है, 1 फेम्टोमीटर टू, यानी 10 रेज़ टू दी पावर -15 मीटर टू 10 रेज़ टू दी पावर -14 मीटर, ये उसकी रेंज है। नहीं प्रोटीन के लिए ये बता रहा हूँ ना, वैसे आम हालत में मैक्सिमम ये इतना होता है। क्या होगा आर नॉट तो कांस्टेंट है ना, हाँ वो तो आर नॉट तो सेम है। अब जिसका जितना मैथ होगा वो यहाँ मैथ नंबर पुट कर देंगे, ड्यूटन के लिए यहाँ 2 पुट करेंगे, ट्रीटन के लिए यहाँ 3 पुट करेंगे, कार्बन के लिए यहाँ 12 पुट करेंगे, वो जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पुट करते हैं। और जो डेंसिटी है, न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी या पहले न्यूक्लियर वॉल्यूम लिख लें, अब न्यूक्लियर वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब सफेयर का। जब आर का क्यूब लेंगे तो ये क्यूब क्यूब से क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम जो है प्रोपोर्शनल किसके है, वो ए के है, मैस नंबर के, वॉल्यूम की वैल्यू अगर लिखें तो क्या आएगी, 4/3 पाई आर नॉट ए, आर नॉट क्यूब इंटू ए, ऐसे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये वॉल्यूम हो गया हमारे पास, ठीक है। अगर हम डेंसिटी कैलकुलेट करें, न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है, अगर रो से जाहिर करें तो क्या होगी, मैस ओवर क्या होगा, वॉल्यूम होती है ना, मैस ओवर वॉल्यूम। अब मैस जो है ना उसमें मतलब क्या क्या है उसमें, मैस कैसे निकालेंगे, उसमें जो है जितने न्यूक्लियॉन है मल्टीप्लाई बाय द मैस ऑफ द 1 न्यूक्लियॉन आएगा। अब मैस ऑफ द 1 न्यूक्लियन, जैसे आगे प्रोटॉन है या क्या है, न्यूट्रॉन है, तो उनका मैस तकरीबन क्या होगा, सेम होगा। यानी इसमें यहां पर क्या आएगा, यानी ए आ जाएगा, क्यों जी, ए इंटू क्या आएगा, ये तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन आ गए, और यहां पर क्या आएगा, मैस ऑफ द 1 न्यूक्लियॉन, मैस ऑफ द 1 न्यूक्लियॉन, जैसे क्या होता है 1.67 10 टू द पावर
-27 kg, ऐसे आएगा ना। ओवर क्या आएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम अभी निकाला तो क्या निकला, 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू ए। तो ए तो ए से क्या हो गया, कैंसल। ये अगर वैल्यूज पुट करें तो ये जो डेंसिटी आती है हमारे पास, ये तकरीबन आती है 2.29 या 2.3 इंटू 10⁻17 kg। 2.29 इंटू 10⁻17 kg, ठीक है। हाँ, केजी पर मीटर, सही है, केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये डेंसिटी आ गई इसकी, और यहां से क्या पता चल रहा है हमें कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई, क्योंकि हमने क्या देखा अभी, जो ए तो ए से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो ज्यादा डेंसिटी क्या होगी, तकरीबन सेम होगी तमाम न्यूक्लियाई के लिए, है। अब एक तो इसमें ये है कि जैसे हमारे पास प्रोटॉन होता है, या आपके पास क्या है, न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियॉन तो यही है ना। तो इनके आपने जो पार्टिकुलर्स हैं वो भी याद रखने, लाजमी नहीं कि इनकी वैल्यूज वो दे, ठीक है ना। जैसे मैस ऑफ द प्रोटॉन जो है क्या होता है, 1.67, यहाँ पे अगर 2 है तो 10⁻⁻ क्या है, -27 kg, या फिर ये होता है 1.00, क्या होता है यहाँ पे 78 म्यू, यानी एटॉमिक मास यूनिट है। इस तरह की वैल्यू होती है, मतलब इसको आप कर लेना चाहिए, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम इसको इक्विवेलेंट टू एनर्जी लिखें तो ये बनता है 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, क्या बनेगा। इसी तरह मास ऑफ द न्यूट्रॉन जो है वो 1 पॉइंट, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, और 1.0085 म्यू, और ये 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। इसकी प्रोडक्शन वैसे कोई अगर एक आध डेसिमल आगे पीछे हो गया तो देख लेना। इसी तरह आप इलेक्ट्रॉन की भी चलो याद रख लें, क्या होता है 9.11 10⁻31 kg, और ये होता है 0.000, ठीक है, 0.00, यहाँ पे गालबन है 54 है शायद, ऐसे कुछ है, ठीक है ना म्यू। और ये होता है 511, ये किलो में होता है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर। एक तो आप लोगों ने ये पार्टिकुलर्स याद रखने हैं कि जैसे मैथ डिफेक्ट वगैरह में आपको म्यू की वैल्यू की जरूरत पड़ती है। म्यू की वैल्यू आपने, म्यू हमारे पास क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, 1/12
ऑफ कार्बन 12 ऐसे होता है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1.6606 होता है, या फिर 06 होता है या 07 होता है, इंटू 10⁻⁻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 ⁻
और अगर हम 1 म्यू है, इसको हम क्या करें, 1.66 × 10⁻⁻27 kg है, इसको हम क्या करें, सी स्क्वायर पर डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 10⁻8 स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा सर्कल कर दीजिए, चलो तो ये यहाँ पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मतलब इस तरह आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। अगर हम इसको 3 3 9 9 को आप इससे मल्टीप्लाई करें ना, तो ये तकरीबन आ जाता है 9.31 क्या जाता है, या ज्यादा आता है वैसे, ये आता है 1.66 मल्टीप्लाई 9 इंटू 10⁻⁻ कितनी हो जाएगी 16 ये है, और -27 ये है। सर मेरा ख्याल है 931 आएगी इसकी एनर्जी फाइंड कर 931 आएगी। हाँ, तो ये हमारे पास बन जाएगा 16 है तो -11 क्यों नहीं, -27 + 16, तो यहाँ पर आ जाएगा जाउल ओवर सी स्क्वायर। तो 1 म्यू इज इक्वल टू, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करें, मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 ओवर 1.6 10⁻⁻19, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर। तो ये 9 पॉइंट, अब यहाँ लिखेंगे आप, ये 9.31 आता है इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर। तो बहरहाल म्यू की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाती है 931 मेगा, क्योंकि 2 पावर इधर आ जाएगी तो 6 हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर, इसलिए ये थोड़ा सा, ये 6-7 है, मैंने इसे याद रखा हुआ, ये 672 है और ये 675 है, यहाँ 931 है, यहाँ 938 है, यहाँ 939 है, वो थोड़ा सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बाकी आपको ये भी पता है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, क्यों जी, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ऐसे ना, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। इसके भी आगे वो थोड़ा सा याद रखना, किसके आइसोटोप सबसे ज्यादा होते हैं, क्या लिखा हुआ था मुझे भूल गया, कि वो जीनॉन है शायद, जीनॉन के होते हैं 27 पता नहीं ऐसे कुछ है, किसी के ना मरकरी वगैरह के 9 भी है मेरे ख्याल में। सर जीनॉन के होते हैं 36 होते हैं सर, जीनॉन 36। हाँ ऐसे कुछ होते हैं। तो ये चीजें आप लोगों ने थोड़ा सा ना, ये ओवरव्यू देने का मकसद ये है कि ये वो पार्टिकुलर चीजें हैं जो आपको एमसीक्यूज में काम आएंगी। तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट mass number, डिफरेंट mass number, जैसे फॉर एग्जांपल दें प्रोटियम ड्यूटियम ड्यूटियम, बाज के तो ऐसे होता है कि आइसोटोप के नाम भी रखे हुए उन्होंने और बाज के नाम नहीं रखे हुए, क्या ख्याल है, उनको उन्होंने वैसे कहते हैं क्लोरीन के आइसोटोप, उनको नाम कोई नहीं दिया, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप उनके नाम भी हैं। तो ये चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 11H 12H13। इसी तरह आइसोटोप के बाद क्या आ जाता है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स जिनका मैस नंबर सेम होगा, क्या होगा, सेम मैस नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर।
तो ज़ाहिर ये एलिमेंट डिफरेंट होगा, यानी एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम mass number, atoms of the different elements having same mass number, यानी कोई अगर से एक आइसोटोप है, जैसे कार्बन का पता नहीं ये आइसोटोप है या नहीं है, से अगर ये 614 हो और नाइट्रोजन जो है वो 714 हो, तो इसका ये एटम और ये एटम आपस में क्या कहलाएंगे, ये आइसोबार्स कहलाएंगे। मैस नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। इसी तरह क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स, isotons having same neutron number, having same neutron number, हाँ इसकी क्या एग्जांपल होगी, जैसे हीलियम है 24 और ट्रीटियम है 13, क्या ख्याल है, 3 - 1 2 4 - 2 वो भी 2, इनको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन और कार्बन 13। हाँ मतलब मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है फिर, मैस डिफेक्ट, क्या गया, आइसोमर्स। हाँ आइसोमर्स भी है। आइसोमर्स क्या होंगे, क्यों जी, आइसोमर्स में क्या होगा, यहां पर क्या सेम न्यूट्रॉन नंबर है, आइसोमर्स उसमें तो नहीं गैमा डिके के बाद हो जिसमें एनर्जी डिफरेंस हो, है सही, पर एक चीज और है इसमें, चलो मैं देख के बताऊंगा। मतलब ये देखे ना कि ये आगे जाके जब हम अल्फा डिके बीटा डिके पढ़ते हैं, गैमा डिके, तो उसमें भी एक में अगर से आइसोटोन्स बनते हैं, किसी में आइसोबार्स बनते हैं, किसी में वो एक और भी मैंने पढ़ा हुआ है कि वो कुछ बनता है, उसको देख लेंगे हैं। मैस डिफेक्ट क्या है, मैस डिफेक्ट जाहिर बात है कि अगर हमारे पास से एक प्रोटॉन है और क्या है न्यूट्रॉन है, उनका अलग अलग मैस क्या है वो ज्यादा है, और जब उनको कंबाइन करके से क्या बनता है, ड्यूट्रियम बनता है, तो ड्यूट्रियम का मैस उससे क्या है वो कम है, तो ये जो डिफरेंस है इसको हम क्या कहेंगे, मैस डिफेक्ट। और ये मैस डिफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि जब न्यूक्लियस चूंकि स्टेबल स्टेट में आता है, ठीक है ना, स्टेबल स्टेट की वजह से वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो आइंस्टाइन मैस एनर्जी रिलेशन से वो मैस एनर्जी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो मैस डिफेक्ट में क्या आता है हमारे पास, ये डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या होगा, सी एम पी प्लस ए माइनस सी एम एन और माइनस मैस ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। और इसमें अगर आप ये म्यू में याद रखें इनकी वैल्यूज, तो आसानी से डेल्टा एम मालूम हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है, अगर हमें इनकी वैल्यूज म्यू में पता हो तो हम डेल्टा एम फाइंड आउट कर सकते हैं। और बाइंडिंग एनर्जी में क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी में हमारे पास यानी आइंस्टाइन मैथ एनर्जी रिलेशन क्या कहती है हमें, मैस एनर्जी, ये जो मैस है यानी बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या आएगी, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर आपने यहाँ कितना पुट करना है, वही 931
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर क्या आ जाएगा म्यू। वहां म्यू किसके ऊपर था 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर। तो वहां जो डेल्टा एम किसकी किसकी फॉर्म में होगा, ये म्यू में होगा। और जब हम सी स्क्वायर की जगह मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर म्यू पुट करेंगे तो म्यू म्यू से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आंसर हमारे पास किस में आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अब हमारे पास इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट कर्व है, वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस न्यूक्लियन नंबर। क्या कर्व है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस न्यूक्लियन नंबर। इससे हमें उनकी स्टेबिलिटी पता चलती है कि कहां पे कौन सा प्रोसेस होगा। ठीक है, ये कर्व पहले जैसे स्टीपर है, और यहां पर कुछ ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं, और इसके बाद ये थोड़ी सी और बढ़ती है और मैक्सिमम वैल्यू पहुंचती है, और मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने के बाद और नीचे आती है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा और फॉल है। इस तरह की कर्व ये ऑब्टेन होती है। ये क्या है, इस तरफ क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इधर क्या है, न्यूक्लियन नंबर। इसमें यहां पर जो है हमारे पास हाइड्रोजन है, सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी किसकी है, हाइड्रोजन की है, सबसे कम एनर्जी। एक पॉइंट तो हमें यहां से अब पूछेगा कम एनर्जी सबसे किसकी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन। यहां पर क्या है, ये आयरन है, और आयरन का तकरीबन होता है कितना, 56 होता है मास नंबर। तो यहां पर क्या है, आयरन है, यहां पे कहीं क्या है, यूरेनियम है, ये से आपके पास जो है ये एक रीजन बन जाता है। यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि अब और बारीकी में तो हम नहीं जाते कि ये से यहाँ पे कितना है, 238 है। यहाँ अगर 56 है तो ये मैं कहता हूँ से 40 है, और ये हमारे पास कितना है, 120 है। यहाँ पे आपके वही है, मतलब हीलियम वगैरह, कार्बन वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, सबसे पहले कि लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी होगी, हाइड्रोजन की होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आया कि मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी है, आयरन की है। मोस्ट स्टेबल वो कौन है, आयरन है। और यहां पर भी एक वो जो हम क्या कहते हैं उनको, मैजिक नंबर्स। अगर हम इसको बड़ा करके देखें तो ये बेसिकली ये होता है ऐसे, ये नीचे निकल आ रही है ना ऐसे। अगर इसको हम थोड़ा मतलब इसके एक्स एक्सेस को आप थोड़ा सा क्या कर दें, मजीद उसकी स्केल क्या कर दें, कम कर दें, तो क्या होगा कि ये ऐसे ना वाजे ऐसे, तो कहता है कि ऐसे हमारे पास जो है वो बनते हैं। यहाँ पर क्या है, हीलियम है,
हीलियम के बाद इसमें एक और, अगर हम अल्फा ऐड करें तो क्या आता है, बेरिलियम आता है 4 8, और यहां पर क्या आएगा, कार्बन 6 12, और यहां पे क्या आएगा, नियॉन 6 + 2 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का। 6 अपना 8 16 है, और 8 में अगर 2 ऐड करें, यहाँ क्या आएगा, 10 किसका होता है, नियॉन का होता है। क्यों जी, ऐसे होता है कि नहीं होता, ये शायद मुझे नियॉन ही है मेरे ख्याल में, हैं? क्यों भी सभा, नियॉन का 10 होता है ना, तो मैं तो पूरा आदमी भूल जाता हूँ, हैं? अब इसमें बड़ा मतलब एक तो ये है कि इसमें इसमें क्या चीज है, यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट ये मिल रहा है कि ये एक ऐसे, बाकी तो देखो ना, अगर से ये 56 है, 57 है, 58 है, तो इतना बड़ा उनमें डिफरेंस नहीं है उनकी एनर्जी के अंदर। यहाँ क्या है, यहाँ पे इसके साथ लेबरे में कौन सा है, मतलब 3 वाला है, 3 वाले की एनर्जी बहुत कम है बाइंडिंग एनर्जी पाने के लिए, किसकी निस्बत, हीलियम की निस्बत। यानी एक रिजल्ट तो हमें यहाँ से ये मिला कि ये जो वैल्यूज हैं, मतलब कौन कौन सी ये, यानी जिनके बैच नंबर क्या है, 4 8 12 16 और 20, ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। ये क्या है, ये क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल है, और हैविंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन much greater than their neighboring के स्पेलिंग लिखने के लिए पढ़ने पड़ते हैं, नेबरिंग एलिमेंट्स, ऐसी है। एक और मैंने यहाँ कहीं, हाँ ये लिखा था, इसके भी स्पेलिंग देख लेना, मैंने देखा मैं ये आई आता है नहीं आता, ई आई में मुझे गड़बड़ रह जाती है, क्या ख्याल है, कितने आई आते हैं, वहां भी ई आई, अच्छा जी सही, चलो आखिर में यहाँ तो नहीं आता ई, आइंस्टाइन की बात, ये तो आइंस्टाइन गुस्से हो जाएगा जहाँ गुस्से हैं। अच्छा अब ये एक तो ये हमें रिजल्ट यहाँ मिला, और एक हमें यहाँ ये रिजल्ट मिला कि आप ये देखिए कि इनमें अल्फा ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब अगर इसमें आप अल्फा ऐड करते हैं तो ये बनता है, इसमें अल्फा ऐड करते हैं ये बनता है, इसमें अल्फा ऐड करते हैं तो ये बनता है, इसी तरह इसमें ऐड करते हैं अल्फा तो ये बनता है ना, मतलब की चीज। तो ये यहाँ इस रीजन में ना ये रिजल्ट आता है। तो 3 पॉइंट हो गया हमारे पास। चौथा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये मिलता है इस कर्व से कि जो 40 से 120 है, अच्छा फिर इसमें इसमें ये भी है, इनके अंदर ये जो एक्स्ट्रा स्टेबल आए हैं, इनकी मेन जो फीचर है वो ये है कि दे हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनको मैजिक न्यूक्लियाई भी कहते हैं, यानी n इज इक्वल टू क्या है इनका, c है, ऐसी है ना, n और c सब बराबर है ना, 6 + 6 12 8 + 8 16। और हमें क्या रिजल्ट मिला यहाँ पे कि ये जो a लाई कर रहा है कहां से कहां तक, 40 से 120, वेरी स्टेबल कह सकते हैं, क्योंकि आयरन जो है, आयरन की बाइंडिंग एनर्जी क्या आती है,
8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन क्या आती है? ये हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, किसकी है? आयरन की है। और 40 to 120 भी इसी रेंज में लाई कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 8.8 के करीब करीब है थोड़े से, यानी कि यहाँ पे भी उससे थोड़ा सा कम है, इधर भी क्या थोड़ा सा, तो ये नॉन रेडियो एक्टिव है। क्या है? नॉट रेडियो एक्टिव। और अगला पॉइंट हमें ये मिला कि 122 A is equal to 122 कहां तक? 238 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस टू, इसकी क्या होती है? 7.6 होती है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन डिक्रीज हो गई। ये रेडियो एक्टिव है। क्या है? ये क्या है? रेडियो एक्टिव है। और एक एक आखिर में हमें बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कि जब 238 से ऑनवर्ड होता है, यानी A इज ग्रेटर देन 238, तो आप देख रहे हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व है सडनली फॉल्स। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सडनली डिक्रीज क्या हो रही है? तो दीज आर वेरी मच रेडियो एक्टिव। इस तरह के रिजल्ट हमें मिलते हैं किससे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व से, ठीक है। चलें फिर बाकी नमाज के बाद नमाज पढ़ लें और उसके बाद इंशाल्लाह ये सो कंटिन्यू करते हैं।